हांगकांग में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई। सभी सड़कों पर बाढ़ आ गई। पानी ने कुछ ही सेकंड में इमारतों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। सबसे बुरी बात यह हुई कि सुनामी ने सभी एशियाई देशों को भी प्रभावित किया। हर जगह लोगों में दहशत की चीखें और डर सुनाई दे रहा था। खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढने के लिए भागे, लेकिन पानी ने उन्हें तेजी से बहा दिया। केवल कुछ ही लोग हायर ग्राउंड में जाकर आपदा से बचने में कामयाब रहे, और उनमें से एक आशा नाम की एक लड़की थी। इस सुनामी के 5 साल बाद आशा ने अभी भी आघात सहन किया, और उसे हमेशा नींद में बुरे सपने आते थे। हर सुबह वह उठती है और अभी भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करके अपने डर पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही है। आशा एक परित्यक्त ऊंचे अपार्टमेंट में रहती थी और कुर्सी के नीचे सहित विभिन्न स्थानों पर भोजन छिपाकर जीवित रहने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करती थी। उस देश में अब सरकार नहीं चल रही थी, इसलिए आशा ने अपना दिन शुरू किया। उसने अपने बिस्तर को कूड़े के ढेर से ढक दिया ताकि यह प्रतीत हो सके कि अपार्टमेंट निर्जन था। उसने विभिन्न स्थानों पर कई गुप्त स्थान बनाए। वह अपनी कैलोरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर नूडल्स खाती थी, जबकि अपार्टमेंट की छत से शांत वातावरण का आनंद लेते हुए आशा ने गैलन पानी पिया, जिसे उसने एक टॉवर में छिपा दिया था, और वह हमेशा इसे हर दिन रिकॉर्ड करती थी। एक कप चाय बनाने के लिए पानी उबालने के कुछ समय बाद आशा ने रेडियो चालू किया और विभिन्न आवृत्तियों से प्रसारण की तलाश शुरू कर दी। जब उत्तरजीवी आशा के स्थान के निर्देशांक के बारे में घोषणा की गई, तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय एक चैनल चुना जो सुनने के लिए संगीत बजाता था। हेडफोन के साथ इसका तात्पर्य यह था कि आशा नहीं चाहती थी कि रेडियो की आवाज कोई भी सुने। कुछ क्षण बाद राख ने ओस को सोखने के लिए एक तौलिए का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसे एक गैलन में स्थानांतरित करने के लिए बाल्टी में एकत्र किया, क्योंकि बारिश के बाद से वर्षा जल की आपूर्ति कम चल रही है। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। फिर इंस्टेंट नूडल्स पकाने के बाद और तुरंत उसे खाने के बाद उसे स्वादिष्ट भोजन से भरे रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ अपने अतीत की याद आई। फिर आशा ने दूरबीन का उपयोग करके अपने आसपास की इमारतों को देखा और सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। उसने उस समय एक ढहती हुई इमारत भी देखी। जब उसने देखा उसके कुछ पड़ोसी अभी भी बच रहे थे, आशा ने अप्रत्याशित रूप से एक तैरता हुआ बक्सा देखा। वह तुरंत खिड़की के पास गई जो भाला लांचर से सुसज्जित थी, और उसने बक्से पर अपना तीर चलाया। ऐसा लग रहा था कि आशा को भाला चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि वह एक बार में ही हमला करने में सफल रही थी। जब बक्सा खींचा गया तो पानी के नीचे कुछ था जो बक्से में भी था, इसलिए आशा तब तक आगे गिरी जब तक उसका हाथ खरोंच नहीं हो गया। पानी में एक जीव था और इससे आशा आश्चर्यचकित हो गई और दर्द की परवाह किए बिना और बक्से को खोना नहीं चाहते हुए संभावनाओं के बारे में सोचने लगी। आशा ने संघर्ष किया प्राणी से लड़ने के लिए, और उसने अचानक खिंचाव छोड़ दिया, जिससे आशा पीछे की ओर गिर गई। जब बक्सा फिर से खींचा गया और वह खिड़की के करीब था तो बड़े रहस्यमय जीव ने छलांग लगाई, लेकिन जीव के बारे में सोचे बिना आशा को सही समय पर बक्सा मिल गया। आशा ने बक्से की सामग्री को खोल दिया, जो निकला शराब की बोतल को छोड़कर ज्यादातर महत्वहीन रहे। आशा फिर कोने के कमरे को देखते हुए छत की ओर चली गई, और जब आशा ने छत पर बने कमरे को देखा तो वह नाराज लग रही थी। उसने अपने हाथ में महिला को साफ करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया, फिर उसे एक पट्टी से लपेट लिया और उसे राहत देने के लिए उसे पी भी लिया। दर्द के बाद आशा ने स्नान किया और खुद को साफ किया, और हमने उसके शरीर पर कई निशान देखे जो यह संकेत दे रहे थे कि उसने सूर्यास्त से पहले जीवित रहने के लिए कुछ भयानक बाधाओं को पार कर लिया था। उसने दूसरे अपार्टमेंट से चीखें सुनी और इससे आशा उत्सुक हो गई, इसलिए उसने तुरंत इसकी जांच की। उसे 2 रहस्यमय जहाज मिले जो आशा के पड़ोसियों पर हमला कर रहे थे। हमलावर जेल गिरोह में थे जो जानबूझकर बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे ताकि वे अपने भोजन की आपूर्ति ले सके या अपने दासों का उपयोग कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने मौजमस्ती करते हुए लोगों को अप्रत्याशित रूप से घायल करने या मारने में भी संकोच नहीं किया। यह देखकर आशा हैरान रह गई। उसने देखा कि जेलरों में से एक उसे बिना सोचे समझे दूरबीन से देख रहा था। आशा ने तुरंत खुद को छुपाने के लिए नीचे देखा, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसने फिर से जांच की तो लुटेरा सीधे उसके अपार्टमेंट में चला गया था। आशा ने छिपने के लिए दौड़ लगाई और अपनी सभी चीजों को ढक लिया, और यहाँ तक कि अपने जूतों के निशान हटाने के लिए फर्श पर धूल भी छिड़क दी ताकि अपार्टमेंट परित्यक्त दिखे। कुछ प्रक्रियाएं करने के बाद आशा एक अलमारी के पीछे छिप गई। उसमें एक छेद था और उन्हें उम्मीद थी कि जब लुटेरे आशा के अपार्टमेंट में पहुंचे तो लुटेरे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्होंने आशा की तलाश में सभी कमरों की तलाशी ली और वे उस कप के बहुत करीब थे जहां राख धोई जा रही थी, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि इस अपार्टमेंट में कोई नहीं है, लुटेरे नाराज हो गए और अप्रत्याशित रूप से कमरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐश एक गोली की आवाज से चौंक गई, जिसे लुटेरों में से एक ने अंजाम दिया था, जो अभी भी एक बच्चा था।
नेता क्रोधित हो गए क्योंकि इस लड़के ने गोलियां बर्बाद कर दी थी, लेकिन बच्चे ने कहा कि उसने अलमारी के आसपास कुछ देखा। सौभाग्य से नेता ने नजरअंदाज कर दिया। आशा के जाने के बाद उसने राहत महसूस करते हुए रोया और फिर अपने अतीत की सुखद यादों को याद करके खुद को शांत करने की कोशिश की, जहां उसने अपनी सौतेली बहन एमी के साथ मिलकर खाना खाया था। फिर अगले दिन आशा अपनी दिनचर्या में लौट आई और इस बार उसे खुशी महसूस हुई क्योंकि वह एक बोतल के साथ एक और डिब्बा लाने में कामयाब रही। इसमें शहद है। लेकिन उस पल उसकी खुशी काफूर हो गई जब उसने एक छोटी सी बच्ची को कूड़े के ढेर पर तैरते हुए देखा। आशा ने सोचा कि वह छोटी बच्ची बेजान है, लेकिन कुछ समय बाद जब आशा रसोई में व्यस्त थी तो एक रहस्यमय व्यक्ति उसके कमरे में चुपचाप घुस आया और उसे पता ही नहीं चला कि उस व्यक्ति ने उसे चुपके से उठा लिया है। आशा के गुप्त स्थान से भोजन, जिसका मतलब है कि यह व्यक्ति कुछ समय पहले आशा की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। आशा ने भी कुछ संदिग्ध सुना, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। फिर बिस्तर के लिए तैयार होने के दौरान आशा ने फिर से एक संदिग्ध आवाज सुनी और दरवाजे या दालान की ओर देखा, अपार्टमेंट की, लेकिन उसने वह आकृति नहीं देखी जो छुपी हुई थी। अंततः उस आकृति का पता लगाने के लिए आशा ने जानबूझकर साबुन छोड़ दिया और यह पता चला कि वह एक छोटी लड़की थी। इस छोटी लड़की ने तुरंत आशा को लात मारी और फिर वह भाग गई। जाहिरा तौर पर वह छोटी लड़की वह व्यक्ति थी जो तैर रही थी। इससे पहले दूसरे कमरे में छोटी लड़की ऐश का कुछ सामान चुराने के लिए वापस आई, जिसमें एक टॉर्च भी शामिल थी जिसे एक जार में रखा गया था। विभिन्न स्थानों की खोज के दौरान वह एक कमरे में रुक गई जिसमें कोई हैंडल नहीं था। वह दरवाजे के बारे में उत्सुक थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोलने की कोशिश करती, आशा उस पर चिल्लाई। इसलिए वह उस रात फिर से भाग गई जब आशा सो रही थी। उसने फिर से अपने अतीत का सपना देखा जब वह अपनी बहन के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खरीदारी करने गई थी। इतना ही नहीं, आशा ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि वह वास्तव में घर से बाहर निकलना चाहती थी, जिससे पता चला कि आशा ने ऐसा नहीं किया। अपने माता पिता के साथ मिले जब आशा उठी तो उसने पाया कि उसके भोजन के सामान गायब थे और उसने फर्श पर खाली भोजन के रैपर बिखरे हुए पाए, इसलिए उसने तुरंत उन्हें खोजा। आशा ने पाया कि वह छोटी लड़की जो उसने कल रात देखी थी वह एक जार की रोशनी में सो रही थी, लेकिन आशा के पास ऐसा करने का मन नहीं था। आशा ने उसे जगाया और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच छोटी लड़की जाग गई और कुछ लेना चाहती थी जिसे आशा ने नकली बिजली के सॉकेट में छिपा दिया था। उसे एक लिफाफा मिला जिसमें आशा और उसकी बहन की तस्वीरें थी, लेकिन आशा ने तुरंत उसे पकड़ लिया, इसलिए वह अपने आंसू रोकते हुए तुरंत भाग गई। आशा तस्वीरों को व्यवस्थित किया और उन्हें उनकी पिछली जगह पर लौटा दिया, लेकिन एक तस्वीर थी जो रात में छूट गई थी। आशा को छोटी लड़की के लिए खेद हुआ और उसने नूडल्स के 2 हिस्से बनाए, फिर तुरंत उसे छोटी लड़की के पास ले आई। इस पल ने आशा को अपनी बहन के जन्मदिन समारोह के दौरान अपने परिवार के साथ अपनी पिछली यादों को याद करने के लिए मजबूर कर दिया। आशा ने उसे एक नीली जैकेट दी, जबकि उसके माता पिता ने परिवार को एक बहुत ही मूल्यवान विरासत दी, जिससे आशा को ईर्ष्या हुई क्योंकि उसने सोचा कि वह वही थी जो हार की हकदार थी। क्योंकि गुस्से में पहली बेटी आशा ने अपने माता पिता से झगड़ा किया और कहा कि हर कोई अब उसकी परवाह नहीं करता है, जबकि ऐश वर्तमान में है। विरासत में मिला हार पहने हुए देखा गया, जबकि लड़की ने नूडल्स को नजरअंदाज कर दिया जो आशा दे रही थी। फिर उसने नूडल्स को अपने बगल में रख लिया और जब आशा वहां नहीं थी तो छोटी लड़की ने तुरंत नूडल्स ले लिया और उन्हें सीधे खा लिया। जब छोटी लड़की आशा के कमरे में गई तो उसने देखा कि आशा ने एक नूडल्स तैयार किया है उसके लिए बिस्तर। हालांकि छोटी लड़की अभी भी सुबह इसका उपयोग नहीं करना चाहती थी। आशा को पता चला कि उसके भोजन का कुछ सामान वापस कर दिया गया था और फिर उसने इंस्टेंट नूडल्स के 2 हिस्से बनाए और जिनमें से दूसरे को जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया। इसके बाद आशा इमारत की छत पर चली गई और छोटी लड़की ने आशा के पीछे पीछे नूडल्स ले लिए। उसने आशा की हर हरकत की नकल की ताकि आशा हंसे। जब उसने देखा कि शाम को वह इस भयानक आपदा को एक पल के लिए भूल गई थी, छोटी लड़की अंततः उस गद्दे पर सोना चाहती थी जिसे आशा ने तैयार किया था और बीच में उसके बगल में सो गई थी। जिस रात आशा जाग गई क्योंकि उसने छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए आशा ने पहली बार उससे अपनी बात बताने के लिए कहा। आशा ने कहा कि ऐसी स्थिति में रोना सामान्य है क्योंकि वह भी अक्सर रोती थी और डरती थी। आखिरकार छोटी लड़की ने बात करना शुरू कर दिया और कहा कि उसे अपनी माँ की याद आती है और जितनी जल्दी हो सके एक बेड़ा का उपयोग करके उससे मिलेंगे जिसे बाद में बनाया जाएगा। उन दोनों ने एक दूसरे के नाम का परिचय दिया और छोटी लड़की ने कहा कि उसका नाम ऊंचा था। रात को एक दुस्वप्न के साथ बार बार बिताने के बाद आशा ने छत पर उसे साथ देने के लिए आमंत्रित किया। उसकी सुबह की दिनचर्या में अप्रत्याशित रूप से हाई ने उस रंगीन टेप को खोल दिया जिसका उपयोग आशा ने दरवाजा पकड़ने के लिए किया था।
इसलिए आशा घबरा गई क्योंकि दरवाजा केवल अंदर से ही खुल सकता था। जब आशा असमंजस में थी कि वापस अंदर कैसे जाए, हाय हाय ने तुरंत तार की तलाश की और दरवाजा खोलकर अपने चोर कौशल को दिखाया और उसके बाद आशा ने हाय को बताया कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाय ने वास्तव में उसकी बात नहीं सुनी और इसके बजाय उस हार पर ध्यान केंद्रित किया जो आशा ने पिछले दिन खाना बनाते समय पहना था। आशा को एहसास हुआ कि उसका हार गायब था, लेकिन उसका ध्यान उसके आसपास लुटेरों की चीख से भटक गया था। अपार्टमेंट। आशा ने तुरंत हाय से संपर्क किया जो फॉरवर्ड सेट का उपयोग करते हुए संगीत सुन रहा था। फिर उसे चुपचाप रहने के लिए कहा। सौभाग्य से लुटेरे उस शाम चले गए। आशा ने हाय हाय को खुद को साफ करने में मदद की और हाय हाय ने आशा को अपनी मां के लिए अपने साथ जाने के लिए कहा। हालांकि आशा ने दृढ़ता से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह बहुत खतरनाक था बाहर और यह सबसे सुरक्षित जगह थी। तब आशा ने पूछा कि उसका हार कहाँ है, लेकिन हाय हाय इस आरोप से आहत थी और अकेले खाना खाने के बाद तुरंत बाथरूम से बाहर आ गई। अशर को एहसास हुआ कि पानी की आपूर्ति खत्म हो गई थी और अप्रत्याशित रूप से हाय हाय कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग कर रही थी, जिससे अशर को अतीत याद आ गया जब अमी और उसकी मां ने पकौड़ियां बनाई, क्योंकि उसकी मां ने उसे घर की सफाई करने के बजाय बार बार बाहर घूमने के लिए चिढ़ाया था, जिसके कारण आशा की अपनी मां से लड़ाई हो गई। जब आशा उस रात सो गई तो उसे सुनामी के पीड़ितों को देखकर एक बुरा सपना आया। जब उच्च अधिकारियों ने उसे जगाने की कोशिश की तो आशा को ऐसा महसूस हुआ कि वह उच्च तापमान होने के बावजूद भी उसकी बहन ने उसे जगाया। इसके बाद आशा ने हाय हाइला ले लिया और उसे रोशनी चालू करने से मना कर दिया ताकि अन्य लोगों को पता न चले कि वे कहाँ हैं। जब वह एक उच्च ऊंचाई वाले गलियारे से गुजर रही थी तो उसने आशा से पूछा कि वह जिस कमरे की ओर इशारा कर रही थी वहां रोशनी क्यों नहीं थी। सवाल से उलझन में दरवाजे के हैंडल पर आशा ने बताया कि उसने जानबूझकर कमरा स्थायी रूप से बंद कर दिया था, वहां से बदबू आ रही थी। इससे आशा को एक बार फिर एक और याद आ गई जब उसने टीवी पर समाचार प्रसारित होते देखा कि सिंगापुर पूरी तरह से डूब चुका है, जबकि उसकी मां और एमी रात का खाना तैयार कर रही थी। उसके पास खबर सुनने का समय नहीं था, काम खत्म हो चुका था। उसकी मां ने टीवी बंद कर दिया और रात के खाने में आशा के स्पष्टीकरण पर ध्यान दिए बिना उसे रात का खाना खाने के लिए कहा। आशा के माता पिता ने कहा कि कल हर कोई आशा के दादा दादी की कब्र पर डकैती करने जाएगा, लेकिन आशा ने कहा कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसे काम करना था। लेकिन एमी ने गलती से आशा का जिक्र कर दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बार में जाने की योजना बना रही थी। इससे आशा और उसकी मां के बीच एक और लड़ाई शुरू हो गई और आशा को अपने परिवार द्वारा विवश महसूस हुआ और वह यह महसूस किए बिना कि रात का खाना उनकी आखिरी मुलाकात थी, घर छोड़ने के लिए आश्वस्त हो रही थी। दृश्य फिर से शो दिखाता है और अब वह रेडियो चलाने में व्यस्त लग रही थी। फ्रीक्वेंसी और विदेश में प्रसारण के दौरान जीवित बचे लोगों को उस स्थान पर आने के लिए कहा गया। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत आशा से संपर्क किया और उनसे उस स्थान पर साथ चलने का आग्रह किया जिसे प्रसारित किया गया था, लेकिन आशा अभी भी अपने निर्णय पर कायम है। उन्होंने इसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और समझाया कि क्या यह वहां बहुत खतरनाक है। फिर संघर्ष को उच्च स्तर पर ले जाया गया। आशा को कायर कहो, जबकि आशा ने हाय हाय को चोर कहा और ये शब्द वास्तव में हाय हाय को बहुत तबाह कर गए और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। जब आशा हाय हाय के पीछे अगले कमरे में गई तो उसने हाय हाय को प्रयुक्त बोतलों की एक श्रृंखला का उपयोग करके अपना रैक बनाना जारी रखा। हाय हाय अप्रत्याशित रूप से उसके पास एक भड़कीली बंदूक थी, इसलिए आशा ने तुरंत उसे भावनात्मक स्वर में सुरक्षित कर लिया। आशा ने HII से कहा कि उसने रेडियो पर प्रसारित स्थान पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत खराब मौसम ने उसे फिर से यहाँ वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। ऐश की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने दया भरी आवाज के साथ उसकी भड़कीली बंदूक मांगने की कोशिश की और यह आशा को याद दिलाया जब एमी ने उसे घर से भागने से रोकने के लिए वही काम किया था। उस समय आशा ने बताया कि उसने वादा किया था कि वह अपनी बहन से नियमित रूप से मिलना जारी रखेगी, भले ही वह अब अपनी लंबी कहानी के साथ नहीं रहती है। अगली सुबह लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश हुई, इसलिए आशा ने इसे फैलाया। जब वह पानी को एक गैलन में भरने के लिए पानी को उठाने के लिए उठी तो उसे आशा का हार मिला जो गिरा हुआ था। इसी बीच आशा ने उसकी और एमी की एक तस्वीर देखी और उसे अपनी बहन के साथ की मीठी यादें याद आ गई। जब एशर उठी तो वह अपने तकिए के नीचे अपना हार गायब देखकर हैरान रह गई और उसे एहसास हुआ कि हाय हाय के खिलाफ उसका आरोप सच नहीं था, क्योंकि उसके हार की कड़ी टूट गई थी। हाय हाय के प्रति अपराध बोध की भावना ने उसे साइकिल का उपयोग करने के अपने पिछले अनुभव के अनुसार अगली सुबह एक नाव इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद जब आशा ने हाय हाय बताया तो वह बहुत खुश हुई और उस पल ने आशा को उन यादों की निरंतरता याद दिला दी जब उसने उस रात घर छोड़ने का फैसला किया था।
हांगकांग अभी भी अपने नागरिकों की सभी गतिविधियों के साथ सामान्य था और जब आशेर ने एमी के साथ टैक्सी की तलाश की तो एमी ने बताया उसे विरासत में मिला हार उसकी जैकेट की जेब में था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लोग घबराकर भागने लगे क्योंकि पता चला कि उनके पीछे से बड़ी सुनामी आ रही है। आशा ने आखिरकार अपनी बहन का हार देने का फैसला किया, जिससे अगले दिन सुबह उसकी मुस्कान उदास हो गई और आशा और नमस्ते आश्रय की ओर जाते समय प्रावधान के रूप में उन्होंने अपनी सभी खाद्य आपूर्ति एकत्र करना शुरू कर दिया। जब अधिकांश आपूर्ति रैक पर डाल दी गई थी, जो हेडसेट का उपयोग करके संगीत सुन रहा था उसने गलती से हेडसेट उतार दिया, जिससे घबराहट में कमरे में तेज संगीत की आवाजें गूंजने लगी। आशा ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और उसने ऐसा करने का फैसला किया। फिर भी सतर्क बाशा ने अपने दूरबीन के माध्यम से स्थिति की निगरानी की और यह पता चला कि सब कुछ अभी भी सुरक्षित था। लेकिन जब हाई ने सफाई जारी रखी तो उसने अपार्टमेंट के पास जेल गिरोह की चीखें सुनी और आशा ने तुरंत आशा को बताया कि दोनों ने तुरंत उपकरणों को छिपाकर या ढककर अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाई ताकि अपार्टमेंट निर्जन लगे। आशा फिर अलमारी के पीछे छेद में चली गई, हालांकि क्योंकि छिपने की जगह केवल एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी, इसलिए घबरा गई और आशेर को अपने साथ रहने के लिए कहा। आशेर ने उससे कहा कि वह छिप जाएगी। जिस कमरे में बदबू थी और उनके बीच हुई बहस से आशा लगभग लुटेरों की गिरफ्त में आ गई थी। जब आशा ने कमरे को खोला और प्रवेश किया तो पता चला कि वह कमरा उसके परिवार का घर था। यह आशा के परिवार की तस्वीर और उसके चेहरे पर पछतावे से साबित हुआ क्योंकि उसने भागने का फैसला किया था। इस बीच लुटेरे गिरोह ने घर की गहनता से तलाशी ली और ऐश के WFT सहित वहां मौजूद चीजों को नष्ट करने में संकोच नहीं किया, जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया था। लुटेरों में से एक को दरवाजे के कुंडी के बिना कमरे के बारे में उत्सुकता हुई, इसलिए उसने इसे तोड़ दिया और जब उसने इसे खोला तो वह अंदर से सड़े हुए गंध से चौंक गया। इससे यह भी पता चला कि आशा, जो कमरे में अलमारी में छिपी हुई थी, उसी गंध के कारण अपनी नाक को ढक रही थी। सड़ी हुई गंध के कारण बाहर निकलने के बजाय लुटेरे अंदर गए और कपड़ा खोला, जो अप्रत्याशित रूप से 2 लाशों से सड़ी हुई गंध आ रही थी। आशा के माता पिता के अलावा कोई और नहीं। आशा ने उल्टी की, लेकिन सौभाग्य से उसकी आवाज लुटेरों की आवाज से विचलित हो गई थी, जो उस समय उल्टियां भी कर रहे थे। आशा को सुनामी आपदा याद आने लगी जिसने पूरी जगह को नष्ट कर दिया था और कुछ ही समय में कई लोगों की जान भी ले ली थी। आशेर ने उसकी बहन को एक ऊंची इमारत में खींच लिया था, जिसके बाद कई अन्य लोगों ने भी उसका पीछा किया, जो भी जीत गए। इस बीच वर्तमान समय में खुद को बचाने के लिए लोगों को आखिरकार एक जगह मिल गई जहां भोजन छिपा हुआ था और उनमें से एक को आशा की तस्वीरें मिली, जिसे वह अप्रत्याशित रूप से छिपाना भूल गई थी। छोटा लड़का संदिग्ध अलमारी का निरीक्षण करने के लिए वापस आया और अंत में अजीब गैप देखा, इसलिए जब उसका नेता आया तो उसने अलमारी की तलाशी ली और हाय किया। उस समय पता चला कि आशा उसकी ऊंची ऊंची चीखें निकाल रही थी क्योंकि वह इस स्थिति में फंस गई थी। उसकी पिछली यादें वापस आ गईं जब उसने और उसकी बहन ने खुद को बचाने की कोशिश की और इमारत की छत पर चढ़ गई। अमी के हाथ की पकड़ छूट गई, जिसे उसकी बहन पीछे छूट गई और अंत में वह कुचल कर मर गई। बहुत से लोग आशा, जो घबराई हुई थी और वास्तव में अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी, विलाप करते हुए अकेली बच गई। विरासत का हार जो उसकी बहन की जैकेट में था। जब आशा उस पल को याद करते हुए उदास थी तो उसने अचानक सुना कि हाई जो गिरा हुआ था। उन्हें यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आशा कुछ समय बाद कहाँ छिपी हुई थी। उसे भी पकड़ लिया गया और वह लुटेरों से लड़ने की कोशिश करते हुए बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब वह उठी तो आशा ने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और लुटेरों में से एक ने उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके नेता ने उसे बुलाया तो वह रुक गया। आशा को उनके जहाज पर ले जाया गया, जबकि सभी खाद्य आपूर्ति को जहाज पर ले जाया गया था। साथ में छिपा हुआ भी था, क्योंकि आशा को अपनी बहन की याद थी। उसने अपने हाथों से बंधी रस्सी खींचकर लड़ने का फैसला किया, लेकिन वह आदमी बहुत मजबूत था, इसलिए आशा पानी में गिर गई। जब आशा ने पास में एक एसी देखी तो उसने फ्लेयर गन लेते हुए तुरंत उस आदमी पर हमला कर दिया, जिसे उसने पानी में छिपा रखा था। टेबल पर जब आसर को डुबोया गया तो आदमी को अपने चेहरे पर बंदूक की चमक महसूस हुई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। हंगामा सुनने वाले अन्य लुटेरों ने आशा को देखा, जो अब स्वतंत्र थी, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपार्टमेंट में लौटने का फैसला किया। जब बड़े आदमी ने रोने की आवाज सुनी, वह ध्वनि के स्रोत के पास गया और आशा ने उसे फंसाने में कामयाबी हासिल की और तुरंत गिटार की मदद से आशा ने उस आदमी का चाकू ले लिया और एक और जाल तैयार करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और रेडियो चालू कर दिया। कुछ देर बाद ही रेडियो की आवाज ने अन्य लुटेरों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिससे वह परेशान हो गई। उसे मारने के लिए हालांकि भयंकर लड़ाई हुई। फिर एक और जाल तैयार करने के बाद एक महिला लुटेरी कमरे में घुस गई और अंत में जलते हुए चूल्हे पर ध्यान केंद्रित किया।
आशा तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर निकली और उस महिला पर केरोसिन डाला और उसे स्टोव के साथ ट्रैप रूम में धकेल दिया। बेशक महिला ने नेता को चिल्लाया, ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। हालांकि जब वह ऊपर गया तो आशा ने उस पर हमला कर दिया और वह व्यक्ति जो आखिरी व्यक्ति था जिसे नोट ने आसानी से बाहर कर दिया, इसलिए आशा को उससे बहुत प्रयास से लड़ना पड़ा। जब आशा घिर गई और उसका दम घुट गया तो उसने अपनी बाकी ताकत का इस्तेमाल दीपक को अपने ऊपर से पकड़ने के लिए किया और फिर वह उस आदमी की गर्दन पर तब तक वार करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। आशा ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन छोटा लड़का अपनी बंदूक से गोली चलाते हुए अचानक सामने आ गया। आशा तुरंत छत की ओर भाग गई और दरवाजे के पास छिप गई। आशा ने छत का दरवाजा टेप हटाकर बंद कर दिया ताकि वह खुल न सके। बाहर आशा को छोटे लड़के के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन अंत में उसने फिर भी उसे छोड़ दिया। जब उसने गोली की आवाज सुनी तो आशा खिड़की के पास गई और आखिरी रेडर को पाया जो अपने भाला फेंकने वाले का उपयोग करके जहाज पर बहुत ऊंचाई पर देख रहा था। आशा ने उस आदमी पर निशाना साधा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चूक गई व्यक्ति पास से गुजर रही किसी वस्तु से भ्रमित हो गया, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि गोली आशा की ओर से आई है। लेकिन उसने मौके का फायदा उठाते हुए उस व्यक्ति को जहाज से नीचे धकेल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से हाई भी उसमें गिर गया। इसलिए आशा तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ी। जब आखिरी आदमी सतह पर दिखाई दिया तो एक शार्क दिखाई दी और तुरंत उसे निगल लिया। शार्क थी खाने में व्यस्त थे, इसलिए अंधी हाई पर सुरक्षित रूप से जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहे। उन दोनों ने उन लोगों के स्थान तक पहुंचने के लिए जहाज का उपयोग किया जो खाद्य आपूर्ति से भरा हुआ था, जो रेडियो प्रसारण के अनुसार अभी भी जीवित थे। आशा को अब बुरे सपने का अनुभव नहीं हुआ, जबकि जहाज को गुजरते हुए देखा गया था एक बड़े शहर के माध्यम से जो अब पानी के नीचे